दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम विहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है और बल से संबंधित जो भी सामान्य प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सब की चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बल होता क्या है, यानी कि बल की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। देखिए, न्यूटन का जो गति का नियम है, पूछा जाता है कि जो न्यूटन का जो गति का नियम है, न्यूटन का जो एक है प्रथम गति नियम, एक आपका है प्रथम गति नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको ध्यान रखना है आपको। और एक होता है न्यूटन का द्वितीय गति नियम, द्वितीय यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, एक्चुअली में हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं, गति का नियम नहीं पढ़ रहे हैं। गति का नियम तो हम शायद पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बल की परिभाषा कौन देता है, तो आप बोलिएगा प्रथम गति नियम। गति का जो पहला नियम है उससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। और जो द्वितीय गति नियम है, इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है बल का व्यंजक। क्या मिलता है, तो बल का व्यंजक मिलता है। तो दो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है और गति के किस नियम से बल के व्यंजक प्राप्त होता है। तो अगर आपसे परिभाषा की बात करें तो आप बोलिएगा प्रथम गति नियम, और अगर व्यंजक की बात कर रहा हो तो आपका आंसर होना चाहिए द्वितीय गति नियम। तो यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एक ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बल की परिभाषा किससे मिलती है, तो प्रथम नियम से मिलता है। बल का व्यंजक किससे मिलता है, तो द्वितीय गति नियम से मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बल का व्यंजक का मतलब क्या है, देखिए, व्यंजक का मतलब आप समझिए कि फॉर्मूला, सिंपल अर्थों में समझिए। व्यंजक का मतलब क्या समझना है आपको, सूत्र समझना है। और बल का सूत्र आप जानते हैं ना, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m में होता है। ये बच्चा जानता है, F बराबर m में होता है। तो ये जो व्यंजक है, ये जो फॉर्मूला है, ये किससे निकल रहा है, तो यही निकल रहा है किससे, ये निकल रहा है द्वितीय गति नियम से, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि यह व्यंजक कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो बल की परिभाषा है वो देखिए क्या है, तो द्वितीय गति नियम ही कहता है, क्या कहता है, इसी से हम अगर बात करें, इसी से परिभाषा निकलता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, को बल कहते हैं। गति का जो दूसरा नियम आप जानते हैं, किसी वस्तु में होने वाले, किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वह उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो उससे निकल जाता है आपका F बराबर m में, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि बल होता क्या है, तो बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। यानी किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन का जो दर होता है उसको बोलते हैं बल, ठीक है। आइए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, ठीक है। और उसका जो प्रारंभिक जो वेग है वो आपका वेग है, उसका वेग है u, और इस पे कोई बल लगा दिया गया, मान लीजिए F फोर्स लगा दिया गया, तो हमें F फोर्स निकालना है, ठीक है। तो किसी वस्तु का प्रारंभिक जो वेग है u है और उसका मास m है, और उस पे कोई बल लगा दिया गया, तो उसके बाद कुछ समय बाद, आफ्टर t टाइम बाद, उसका मास तो m ही रहेगा और उसका वेग क्या हो गया, v मान लीजिए, या आप v1 v2 भी मान सकते हैं, v1 v2 मान लीजिए। तो ये देखिए क्या है, ये आपका प्रारंभिक अवस्था है,
प्रारंभिक अवस्था और ये आपका है अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था, बल लगाने से पहले उस वस्तु का मास m है और उस वस्तु का वेग v1 है और उस पर कोई हमने बल अप्लाई कर दिया तो उस वस्तु का मास m ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी वस्तु का जो मास परिवर्तित नहीं होता है, मास स्थिर रहता है, तो जो मास पहले है वह मास बाद में भी रहेगा और बल लगा देने से उसका जो वेग है वह v1 से चेंज होकर v2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका प्रारंभिक संवेग क्या हुआ। प्रारंभिक संवेग क्या हुआ, तो संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मास है m और वेलोसिटी है v1, तो उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या है, mv1 है। ठीक है, और उसका अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग हो जाएगा mv2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिनारियो लिया गया है कि कोई वस्तु है, उसका मास m है, उसका मास m है और उसका शुरू में उसका वेग v1 है और उस पर एक बल लगा देने के बाद उसका वेग v2 हो गया, तो उसका अंतिम संवेग mv2 हो जाएगा और उसका शुरू का संवेग क्या रहा होगा, mv1 रहा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे a निकालते हैं कि ये बल क्या है, ये बल कितना है। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप जानते हैं, यहाँ पे इसको देखिए कि बल क्या होता है, तो बल हो जाएगा यानी जो फोर्स है वह क्या हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर होता है, परिभाषा यहां लिखा गया है। आइए हम लोग अब आगे इसकी बात करते हैं। तो हम आगे बात अगर करें तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा जाता है गति के नियम पे आधारित और बल से संबंधित। अब हम यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या लिखा गया है। नीचे लिखा गया है कि बल क्या होता है। देखिए यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूं, तो बल होता है, बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए जहां मैंने कहा था, आप जान लीजिए कि अगर फिजिक्स में जहां भी दर की बात करेगा, किसी का भी रेट, चाहे वो वेग में परिवर्तन का दर हो, चाहे संवेग में परिवर्तन का दर हो, या फिर कार्य करने का दर हो, ठीक है, तो दर होगा तो बटा में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका समय, नीचे क्या आ जाएगा आपका टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम दर देख रहे हैं वो समय से देख रहे हैं कि कितने समय में कितना संवेग में परिवर्तन हुआ, कितने समय में कितने वेग में परिवर्तन हुआ, या कितने समय में कितना कार्य किया गया। तो फिजिक्स में जहां भी अगर दर दिखाई दे, जैसे मैंने अभी कहा भी कि वेग में परिवर्तन का दर क्या होता है, त्वरण होता है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटा समय हो जाएगा। तो उसी प्रकार से संवेग में परिवर्तन का दर है तो बटा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन इसके क्या है भाई, ये तो बल है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सूत्र हम निकाल रहे हैं, डिफिनेशन से क्या निकाल रहे हैं, सूत्र निकाल रहे हैं। तो बल होता है संवेग में परिवर्तन का दर होता है, तो संवेग में परिवर्तन बट्टा समय हो गया। अब हम आगे चलें तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, या किसी भी चीज में परिवर्तन निकालने के लिए हम अंतिम माइनस प्रारंभिक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दे, हम यहाँ पे कर दे अंतिम संवेग, संवेग में परिवर्तन निकालना है तो फाइनल मोमेंटम यानी कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा समय क्या है, मान लीजिए टी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं समय टी मान लीजिए। तो देखिए अंतिम संवेग क्या है भाई, तो अंतिम संवेग देखिए यहाँ पे है mv2। अंतिम संवेग क्या है, mv2 माइनस प्रारंभिक संवेग क्या है, mv1 बट्टा टाइम क्या हो जाएगा t। अगर आगे हम चलें तो आप यहाँ से m और m कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो मास पहले है वही मास बाद में भी रहेगा, मास में परिवर्तन नहीं होता है किसी भी वस्तु का। तो m कॉमन ले बाहर तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 बटा t। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो v2 क्या है, v2 अंतिम वेग है माइनस प्रारंभिक वेग v1 बटा समय क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। और इतना चीज को अगर हम देखें
तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को बोल सकते हैं क्या, त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये हो गया आपका वेग में परिवर्तन का दर हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन अब बटा समय वेग में परिवर्तन का दर, और इनटू ये गया आपका एम। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि बल बराबर क्या आ गया, एम ए। तो ये जो व्यंजक है यानी जो फॉर्मूला है वह कहां से आता है, आपने देख लिया। तो पूरा आपके बोर्ड पे सामने सब कुछ लिखा हुआ है कि बल क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और हमने यहाँ पे संवेग में परिवर्तन का दर निकाल दिया, ठीक है। कैसे निकाल दिया, तो जो अंतिम संवेग होगा उसमें से हम प्रारंभिक समय घटा देंगे तो संवेग में परिवर्तन निकल जाएगा, और समय से डिवाइड कर देंगे तो परिवर्तन का दर निकल जाएगा। और इस प्रकार से हमारा आ गया यहाँ पे एम ए यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। इस प्रकार हमारे पास सूत्र क्या आ गया, बल का सूत्र हमारे पास आ गया है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या आ गया हमारे पास आ गया बल बराबर मास यानी कि द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। देखिए ये जो आपका जो सबसे सटीक डेफिनेशन है, संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। लेकिन अब हम इस बल को और भी कई प्रकार से बोल सकते हैं, वो भी जान लीजिए। हाँ, आपने 9th 10th 7th क्लास में पढ़ा होगा कि बल क्या होता है, तो किसी वस्तु पर लगने वाला पुश या फिर पुल, किसी वस्तु पे जो हम धक्का लगाते हैं या फिर जो खींचते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। आपने तो पढ़ा है ना, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव जो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उस भौतिक कारण को क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। तो वो भी एक परिभाषा है। इसके अलावा और भी क्या बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं ऐसे कि बल क्या होता है, तो बल होता क्या है, द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, गुणनफल होता है। लेकिन हमारा सबसे मेन सबसे कंसेप्चुअल जो डिफिनेशन है वह संवेग में परिवर्तन का दर वाला है, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से डिफिनेशन बता सकते हैं जो कि ये मतलब एक तरह से बच्चों वाला डिफिनेशन है। कोई पूछे आपसे कि बल क्या होता है, तो क्या बोल सकते हैं, बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को बल कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी अच्छा परिभाषा ये वाला होगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं, या आपने ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पुश या पुश और पुल, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाला पुश और पुल जो क्या करता है, जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, तो इस तरह से भी कहा जाता है कि बल क्या है। जैसे मैं यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो बल क्या है, तो बल वह भौतिक कारण है, वह पुश या फिर पुल है जो इस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दिया या फिर परिवर्तन नहीं किया तो परिवर्तन करने का प्रयास तो किया, तो उससे भी बल कह सकते हैं। तो ये भी दो परिभाषा आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे जो काम का परिभाषा है वो क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। और उसी परिभाषा से हमें इसका व्यंजक प्राप्त हो गया, यानी कि सूत्र प्राप्त हो गया, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया कि बल की परिभाषा क्या हो सकती है और उससे हमें बल का फॉर्मूला कैसे प्राप्त हो गया, और न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषा मिलती है और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और वो व्यंजक क्या है, वो व्यंजक आपको प्राप्त हो गया है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि F बराबर ma। तो ये आपके पास बल का सूत्र है, फॉर्मूला है। तो अब हम आगे बात करते हैं अन्य चीजों पे। अगर हम बात करें, अगर हम बल की राशि की बात करें कि बल कौन सी राशि है, मतलब कि सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है।
बल क्या है? बल सदिश राशि होता है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बल क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो अब देखिए सदिश राशि कैसे है, तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। सदिश अदिश पे हम अलग से क्लास अपलोड करेंगे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सदिश अदिश कैसे पहचानते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो इसलिए बल सदिश है। ठीक है, चलिए आगे विशेष बात हम लोग उस टॉपिक में करेंगे, अभी हम सिर्फ बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बल सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राशि ऐसा लिखते हैं ना। ठीक है, फोर्स क्या है? एक इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा। बल का एसआई मात्रक क्या होगा, आइए। तो देखिए बल यहां पे आप देख रहे हैं, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, तो याद नहीं करना है तो कैसे निकालना है मात्रक, तो आप सूत्र को देखिए। सूत्र अगर आपको पता है उससे आप हर चीज निकाल सकते हैं। सूत्र पता है तो आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, मात्रक और विमा भी निकाल सकते हैं, सदिश अदिश भी पता कर सकते हैं सूत्र से। कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखिए, तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, सदिश अदिश की वीडियो में, कि सूत्र से हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि वह राशि सदिश है या अदिश है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे, मैं आपको बता रहा हूं कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि को हम क्या कर देंगे? प्लस। अदिश राशि को क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, क्यों कर देंगे हम बताएंगे बाद में। ठीक है, आप ध्यान रखिए, अदिश राशि को प्लस मान लेना है। ठीक है, और सदिश को मान लेना है माइनस। ठीक है, तो द्रव्यमान अदिश राशि है, चूंकि एक मूल राशि है, अदिश राशि है, तुरंत सदिश राशि है, तो इसको हमने मान लेना है माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? हो जाता है माइनस। ठीक है, तो अभी मैंने कहा ना, सदिश को क्या मानना है? सदिश को माइनस मानना है और अदिश को प्लस मानना है। तो द्रव्यमान अदिश है तो हमने प्लस मान लिया, तुरंत सदिश है तो हमने माइनस मान लिया। तो मैथ का तरीका अपनाइए। माइनस प्लस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, तो अब जानते हैं ना कि असमान चिन्हों में घटाव क्रिया होती है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो इस प्रकार बल भी क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा सदिश। ठीक है, सदिश को माइनस मानना होता है और अदिश को प्लस। एक तरीका मैंने खुद से डेवलप किया है, कोई नियम नहीं है जो बुक में लिखा हुआ है, तो उस प्रकार से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो बल भी क्या? सदिश है। अब ये सब कैसे याद करेंगे, उसका भी तरीका है। अब चलिए, अब हम मात्रक पे बात करेंगे। ठीक है, विमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। फिर त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जानते हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इतनी चीज को, इतना चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूटन। इसको क्या बोला जाता है? न्यूटन। यानी कि जो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। लेकिन थोड़ा सोचिए, न्यूटन तो किसी का नाम है, एक महान वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, तो वह किसी का मात्रक कैसे हो सकता है? मात्रक तो इसका एक्चुअली में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ, लेकिन इतना टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन साहब के सम्मान में इतना टर्म को हम लोग न्यूटन कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से आप क्या सीख रहे हैं कि न्यूटन किसके बराबर है। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में आजकल, ठीक है, आप देखिए बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था, पिछले बार प्रेशर का यूनिट पूछा गया था, तो उसमें पास्कल नहीं दिया गया था, ऐसे दे दिया गया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है। तो न्यूटन किसकी इक्विवेलेंट है? तो आप बोलिएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इतनी चीज को हम लोग न्यूटन कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया बल का एसआई मात्रक, यानी कि एम के एस पद्धति में मात्रक। एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड, उसको ही एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो ये बल का एसआई मात्रक हो गया। अगर हम यहीं पे बल का क्या बात करें? बल का सीजीएस पद्धति में बात करें, सीजीएस मात्रक की बात करें, मात्रक तो क्या होगा? मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में बल का मात्रक क्या होगा? तो आराम से देखिए,
सूत्र को देखिए, द्रव्यमान है तो उसका मात्रक क्या होगा, सीजीएस में ग्राम हो जाएगा भाई, एमकेएस में किलोग्राम तो सीजीएस में ग्राम। अच्छा, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे होता है, त्वरण है ना, तो यहाँ पे क्या कर दे हम, वहां पे कर दे सेंटीमीटर, भाई मीटर है तो सेंटीमीटर कर दे, अब पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या देखा भाई, आपने देखा कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इतनी टर्म को, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इतना जो टर्म है इसको हम लोग बोल देते हैं डाइन। क्या बोल देते हैं, डाइन। यानी कि आप जानते हैं कि बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, जो किसके इक्विवेलेंट है, यहां मैं अगर कर दूं कि डाइन जो है, डाइन किसके इक्विवेलेंट है, तो आप कहेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका बल का मात्रक एमकेएस में और आपका सीजीएस में। अब आगे चलते हैं, आगे अब बात करते हैं दोस्तों, आगे हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कि एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डाइन और न्यूटन में बड़ा मात्रक कौन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप बताइए कि जो न्यूटन भी बल का मात्रक ये एसआई यूनिट है और डाइन भी बल का यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, तो दोनों में बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है एसआई वाला बड़ा होगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे हम पूछे कि मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन है, तो मीटर बड़ा होता है। ठीक है, और आप जानते हैं बड़ा होता है तो 1 मीटर में क्या होता है भाई, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है न्यूटन और डाइन में कौन बड़ा मात्रक है, तो न्यूटन बड़ा मात्रक होगा, न्यूटन बड़ा मात्रक होगा किससे, तो डाइन से। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ये आपसे पूछा आता है कि जैसे मैंने कहा ना कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। या ऐसे कहें कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ठीक है, तो आप जानते हैं, आपने उसको रट रखा है, कितना होता है भाई, 10 के पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। अभी 10 के पावर 5 कहां से आ गया, इसको थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो अगर आपने अभी यहाँ पे अगर ध्यान दिया हो, न्यूटन किसको कहा गया था, जो न्यूटन है, ये जो न्यूटन हमने कहा है जो कि बल का एसआई मात्रक है, वो न्यूटन मतलब क्या, किसको न्यूटन कहा गया है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहा गया है, न्यूटन कहा गया है। आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम डाइन की बात करें तो डाइन किसे कहा गया है, ये कहा गया था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा गया है, डाइन कहा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन कैसे हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना है, आप इसको बस चेंज कर दीजिए। देखिए केजी है तो केजी को क्या कर दे, चेंज, ग्राम में चेंज कर दे। आप बताइए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। फिर मीटर है, चेंज कर दे कहाँ पे, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब क्या बच गया, सेकेंड स्क्वायर, तो उसको चेंज नहीं करना है, यहाँ भी सेकेंड है, वहां भी सेकेंड है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि हो गया ना 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी चीज रटना नहीं, समझना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है।